नमस्ते, रहस्य यहाँ फिर से लिखा गया है। आज मैं एक डरावनी सस्पेंस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है द एंड। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म रोम के हलचल भरे शहर से शुरू होती है, जहाँ एक युवा और सफल व्यवसायी क्लाउडियो वेरोना काम पर जा रहा है। उसका दिन गलत तरीके से शुरू होता है क्योंकि उसे उसके नियमित ड्राइवर की बजाय एक नौसिखिया ड्राइवर उठाता है। शहर में सामान्य सुबह की तुलना में अधिक ट्रैफिक भी लगता है। किसी कारण से परिणाम स्वरूप क्लाउडियो बहुत देर से काम पर पहुंचता है और उसे सूचित किया जाता है कि उसके कार्यालय में एक महत्वपूर्ण ग्राहक इंतजार कर रहा है। वो लिफ्ट में भागता है जहां वो अपनी सहकर्मी मार्था से मिलता है। उनकी बातचीत से ये पता चलता है कि शादी से पहले उन दोनों के बीच एक छोटा सा संबंध था। लिफ्ट का दृश्य उसकी मंजिल पर पहुंचता है और मार्था चली जाती है, जबकि क्लाउडियो उसे खौफनाक तरीके से देखता है। कुछ सेकंड बाद वो अपनी मंजिल का बटन दबाता है और फिर अपनी पत्नी लोरेना का फोन उठाता है। वो बहुत चिंतित लगती है और उसे बताती है कि उसने कुछ ही क्षण पहले समाचार में क्या देखा। जाहिर है कि पूरे रोम में दंगे भड़क गए हैं और कई प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। उनकी बातचीत के बीच में ही लिफ्ट फंस जाती है। ये क्लाउडियो को परेशान करता है और वो अपनी पत्नी को अलविदा कहता है, लेकिन वो उसे घर जाते समय दूध लेने की याद दिलाती है। सड़क पर स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन मारियो के खेत पर रुकना और उस बकरी को मारना मत भूलना। फोन रखने के बाद वो आपातकालीन बटन दबाता है और मुख्य रखरखाव तकनीशियन से संपर्क करता है। क्लाउडिया कहती है कि वो फंस गया है और जल्द से जल्द समस्या को हल करने के लिए इग्निशन से आग्रह करता है, लेकिन सीढ़ी से पता चलता है कि छत पर बिजली इकाई के साथ एक समस्या है और उसने पहले से ही अपने कुछ लोगों को इसकी जांच करने के लिए भेज दिया है। थोड़ी देर बाद क्लाउडियो अपने सचिव सारा को बुलाता है और उसे कार्यालय आने तक ग्राहक को व्यस्त रखने के लिए कहता है। वो फिर से रखरखाव को बुलाता है, लेकिन मुख्य तकनीशियन बताता है कि उसका छत पर अपने लोगों के साथ संपर्क टूट गया है। ये सुनकर क्लाउडियो बहुत नाराज हो जाता है और समस्या को तुरंत हल करने की मांग करता है। इसलिए तकनीशियन माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद छत पर जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है। इस बीच क्लाउडियो मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वो लिफ्ट के दरवाजों को धक्का देकर खोलना शुरू करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना ही खोल पाता है कि उसका सिर अंदर आ सके। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले रुक गई है और आश्चर्यजनक रूप से उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। इसलिए वो दरवाजे के गैप से चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंदर जाने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं है। क्लाउडियो फिर से इंतजार करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है और उसे लोरेना से एक नया कॉल आता है। वो डरी हुई है क्योंकि कोई दरवाजा जोर से खटखटा रहा है और जब वो पूछती है तो जवाब नहीं देता। वो कौन है? क्लाउडियो उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन लोरेना बताती है कि लाइन काम नहीं कर रही है। उसे खुद को बेडरूम में बंद करने के लिए कहने के बाद क्लाउडियो स्टेफान नामक एक दोस्त को कॉल करता है, क्योंकि निश्चित रूप से उसका नाम स्टेफान है। वो उसे अपने घर जाकर अपनी पत्नी की जांच करने के लिए कहता है। स्टेफानो ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि उसे पहुंचने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत भयानक है, और उसे जाने में भी कुछ समय लग सकता है क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने जा रहा है। कुछ क्षण बाद क्लाउडियो अपने फोन पर समाचार की सुर्खियां देखता है। अजीब हमलों के बारे में बात करती हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में आग लगी प्रयोगशाला का भी उल्लेख करती हैं, जिसे हाल ही में खाली कराया गया था। क्लाउडिया समाचार में डूबी हुई है जब अचानक उसे मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई देती है। लोगों का एक डरा हुआ समूह लिफ्ट के पास से भागता है, जिसमें माता भी शामिल है, जो उसके ठीक सामने फर्श पर गिर जाती है। वो उससे मदद की भीख मांगती है और क्लाउडियो उसे अपने साथ रखने की कोशिश में उसकी बाह पकड़ लेता है, लेकिन जो कुछ भी उसे पकड़ रहा है वो उससे ज्यादा मजबूत है। शायद ये देखकर क्लाउडियो आखिरकार स्थिति को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है और उसके मन में एक अजीब सा डर समा जाता है। वो सावधानी से दरवाजे के पास जाता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे 2 ज़ॉम्बी द्वारा चौंका दिया जाता है। एक आवाज सुनाई देती है हॉल में नीचे से। व्यवसायी को स्टेफान का फोन आता है। सीढ़ी कहती है कि वो लगभग क्लाउडियो के घर पहुंच चुका है, लेकिन कॉल अचानक समाप्त हो जाती है जब सड़कों पर ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा उस पर हमला किया जाता है। क्लाउडियो को ये सोचने का पर्याप्त समय नहीं मिलता कि अभी क्या हुआ है, क्योंकि वो तुरंत ये लिफ्ट कम्युनिकेटर के माध्यम से एक और कॉल है। ये मुख्य तकनीशियन है जो बताता है कि वो अपने कर्मचारियों को नहीं ढूंढ पाया। क्लाउडियो ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ क्षण पहले क्या देखा था, लेकिन वो व्यक्ति उसे गंभीरता से नहीं लेता। ये घातक गलती साबित होती है क्योंकि तकनीशियन पर जल्द ही ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। अब जब मामले की गंभीरता पूरी तरह से समझ में आने लगी है तो क्लाउडियो फूट फूट कर रोने लगता है। चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब एक ज़ॉम्बी लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी तरह हैंड रेलिंग उतारने में कामयाब हो जाता है। लिफ्ट की दीवार से और इससे ज़ॉम्बी के सिर पर तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। कुछ ही देर बाद क्लाउडियो एक आवाज सुनता है और खुद का बचाव करने के लिए हैंड रेलिंग तैयार करता है। शुक्र है कि यह ऑफिस की नई इंटर्न सिल्विया निकलती है। उसे बुलाता है और धीमी आवाज में सहारा लेकर दरवाजा खोलने में उसकी मदद। दुख की बात है कि दोनों अभी भी सफल होने के लिए काफी मजबूत नहीं हैं। हैंड रेलिंग का तेज आवाज के साथ तब और जटिल हो जाती हैं जब
वह क्लाउडियो के फिसल जाती है हाथ से। कुछ क्षण बाद दोनों को खुद को संभालने के बाद क्लाउडियो अपना फोन उठाता है और लोरेना को कॉल करता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे वो फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ क्षण बाद क्लाउडियो को उसका एक और सहकर्मी मिल जाता है जो खुद को बचाने के लिए एक लैंप का इस्तेमाल करके बच रहा है। सहकर्मी भी लिफ्ट में प्रवेश करना चाहता है और दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनके प्रयास से इतना शोर होता है कि कई ज़ॉम्बी आ जाते हैं और सहकर्मी को भगा देते हैं। कुछ क्षण बाद क्लाउडियो एक ज़ॉम्बी को चलते हुए सुनता है और उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर बुलाता है। वो उस तक न पहुंच पाने के लिए उसका मजाक उड़ाता है और उसकी हरकतों से कई और ज़ॉम्बी आकर्षित हो जाते हैं। फिर वो रेलिंग पकड़ लेता है और उनकी गांडों पर मारना शुरू कर देता है, लेकिन फिर हॉल के अंत में चीखने चिल्लाने से उसका ध्यान भंग हो जाता है। क्लाउडियो जल्दी से समझ जाता है कि यह उसकी सचिव सारा है जो उससे मदद मांग रही है। हताश चीखों के कारण ज़ॉम्बी का ध्यान उस पर जाता है और वे उस कार्यालय में प्रवेश करते हैं जहाँ वो छिपी हुई है। एक घुमक्कड़ क्लाउडियो ज़ॉम्बी पर अपनी घड़ी फेंकता है और उनसे उसे छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन यह व्यर्थ है। उसे नहीं पता कि और क्या करना है। क्लाउडियो अपने फोन पर समाचार देखना शुरू करता है और एक डरावना वीडियो देखता है। एक महिला रिपोर्टर बताती है कि कानून प्रवर्तन ने कैमरों को जब्त कर लिया है और क्षेत्र से सभी मीडिया कर्मियों को निष्कासित कर दिया है। वो वर्तमान में अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद रिपोर्टर दर्शकों से ज़ॉम्बी से तर्क और शहर से बाहर निकलने की सलाह वो कुछ और कह पाती, वो अचानक ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा कूद जाती। कुछ ज़ॉम्बी लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गए और साथ करने की कोशिश न करने के लिए अंदर आने की कोशिश करते हुए देखता है और मार दी जाती है। जैसे कि हालात काफी बुरे नहीं थे। मार्सेलो बताते हैं कि वे अकेले हैं और मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। एक ज़ॉम्बी जल्द ही उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी आसानी से उसे झटक देता है और अपनी राइफल से उसे गोली मार देता है। वो पहले से ही नए गेम प्लस पर हैं। क्लाउडियो बताता है कि लिफ्ट का दरवाजा अटका हुआ है, इसलिए मार्सेलो जनरेटर को ठीक करने का फैसला करता है। मार्गदर्शन करने के लिए वॉकी टॉकी और खुद का बचाव करने के लिए एक बंदूक देता है। इमारत में व्यवसायी द्वारा मंजिल पर जाने के निर्देश दिए जाने के बाद मार्सेलो वहां से चला जाता है। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद मार्सेलो क्लाउडियो से संपर्क करता है और उसे सूचित करता है कि 9वीं मंजिल की सीढ़ियां फर्नीचर के ढेर से अवरुद्ध हैं और क्योंकि वो एक वीडियो गेम एनपीसी है, इसका मतलब है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर क्लाउडियो शांत होने और सोचने के लिए कुछ समय लेता है और इससे उसे अपना विचार समझने में मदद मिलती है। वो जानकारी देता है कि उस मंजिल पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। इसका मतलब है कि वहाँ एक मचान होना चाहिए जिसका उपयोग मार्सेलो छत तक पहुँचने के लिए कर सकता है। शवों के ढेर से गुजरने के बाद मार्सेलो के पास मचान तक पहुंचने के लिए खिड़की पर गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शोर कुछ ज़ॉम्बी को आकर्षित करता है, लेकिन माचला चुप रहता है और बिना पकड़े चुपके से निकल जाता है। क्लाउडियो उसे सावधान रहने की चेतावनी भी देता है क्योंकि लिफ्ट तकनीशियनों पर वहां हमला किया गया था। सौभाग्य से उनके लिए मार्सेलो जल्द ही छत पर पहुंच जाता है और लिफ्ट में बिजली फिर से चालू कर देता है। रोशनी फिर से चालू हो जाती है, लेकिन दरवाजे अभी भी नहीं खुलते। क्लाउडियो दरवाजों के बीच देखने के लिए एक फोन टॉर्च का उपयोग करता है और उस गलत जगह पर रखे गए टुकड़े को ढूंढ लेता है जो उन्हें अटकाए हुए था। वो इतना हताश है कि वो अपने हाथ से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके प्रयास जल्द ही बाधित हो जाते हैं जब एक ज़ॉम्बी दरवाजे के गैप पर दिखाई देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। क्लाउडियो पीछे हटता है और बंदूक वापस लेता है। मार्सेलो ने उसे छोड़ दिया। वो इसका उपयोग ज़ॉम्बी को गोली मारने के लिए करता है और अपने दूसरे प्रयास में उसे मारने में सफल हो जाता है। दुर्भाग्य से और ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं और क्लाउडियो अपनी बंदूक चलाने में हिचकिचाता है, लेकिन मार्सेलो के कुछ प्रोत्साहन के लिए वॉकी टॉकी के माध्यम से वो आगे बढ़ता है और दरवाजे पर मौजूद हर एक ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। मार्सेलो उसे सफलता पर बधाई देता है, लेकिन क्लाउडियो सदमे में है और लोगों को मारने के लिए दोषी महसूस करता है। वो जानता है कि इनमें से कई ज़ॉम्बी उसके सहकर्मी थे और यहाँ तक कि वो उनके कुछ परिवारों को भी जानता था। हालांकि मार्सेलो उसे सही करता है, वे लोग नहीं हैं, वे संक्रमित हैं और उन्हें वही करना चाहिए जो करना है। तभी क्लाउडियो वॉकी टॉकी के जरिए ज़ॉम्बी की आवाजें सुनता है और घटना होती है। वास्तव में मार्सेलो से संपर्क टूट जाता है और इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्लाउडियो बंदूक को घूरता है और खुद को गोली मारने के विचार पर विचार करना शुरू कर देता है। अचानक दालान के अंत में कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं। ज़ॉम्बी से भागते हुए हताश व्यवसायी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन रात होने से पहले ही वे उसे देख या सुन पाते हैं। डेस पर दृढ़ता से उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और क्लाउडियो बंदूक को अपनी कनपटी पर रख लेता है। उसकी हताश चीख ज़ॉम्बी के एक समूह का ध्यान आकर्षित करती है, जो अब डोर गैस के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाउडियो तय करता है कि वो उन्हें आसान शिकार होने की संतुष्टि नहीं देना चाहता और बंदूक अपने मुंह में रख लेता है। यही उन्हें दिखाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में मार्सेलो की आवाज अचानक लिफ्ट की छत से गूंजती है। क्लाउडियो से हैच खोलने और उसे अंदर आने के लिए कहती है।
यह व्यवसाय को उत्साहित करता है, इसलिए वो जल्दी से रेलिंग पकड़ता है और हैच को धक्का देने के लिए इसका उपयोग करता है, जिससे मार्सेलो के आने के लिए एक रास्ता बन जाता है। क्लाउडियो उसे नीचे उतरने में मदद करता है। मार्सेलो बिना समय बर्बाद किए और अपनी राइफल से दरवाजे पर हर ज़ोंबी को गोली मारता है और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। किसी तरह पीछे हटता है, फिर वो अपने पैर पर घाव दिखाता है जहाँ ज़ोंबी ने उसे मारा था। जैसे ही दोनों बातचीत में लगे, क्लाउडियो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई अंदाजा है कि यह कैसे शुरू हुआ। मार्सेलो एक पुलिस वाला है और उसे उच्च अधिकारियों द्वारा कुछ बताया गया होगा, लेकिन सीरी जवाब देती है, उन्हें बस इतना बताया गया था कि वायरस अचानक पैदा हुआ और यह फैलने लगा। अधिकारियों ने उसे बताया कि यह जानवरों पर आधारित है, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में ऐसी चीजों के लिए बहुत सारे इलाज हैं। एक पुलिस वाले को ये कैसे पता होगा? वायरस को प्रयोगशाला में बनाया गया होगा और किसी ने इस पर नियंत्रण खो दिया होगा, शायद चीन, वो कहता है। अचानक मार्सेलो बेकाबू होकर हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे एक फिल्म का चुटकुला याद आता है जो उसने अपनी पत्नी के साथ देखी थी। वो चुटकुला क्लाउडियो को बताता है, जिसे यह मजाकिया नहीं लगता, लेकिन वह मार्सेलो की पत्नी में दिलचस्पी लेता है। दोनों पुरुष अपने विवाहित जीवन के बारे में कुछ विवरण साझा करते हैं और क्लाउडियो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुलिस वाला एक अच्छा पति नहीं है। कुछ क्षण बाद जब वो बंदूक में राइफल को फिर से लोड कर रहा होता है, मार्सेलो को खून की खांसी होने लगती है। क्लाउडियो से कहता है कि वो लेट जाएगा और जितना हो सके आराम करेगा। सो जाने के बाद वह चाहता, क्योंकि वो ज़ोंबी नहीं बनना चाहता था। हालांकि क्लाउडियो बंदूक लेने से इनकार कर देता है। सिर में 2 बार गोली। कुछ घंटों बाद मार्सेलो सो गया, लेकिन क्लाउडियो अभी भी उसे गोली मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। जब मार्सेलो के घाव से पुस निकलने लगा तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और जल्द ही पुलिस वाला जाग गया, एक ज़ॉम्बी में बदल गया। क्लाउडियो संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मार्सेलो उस पर कूदता है तो वो उसके सिर में कई बार गोली मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउडियो का पैर घायल हो गया है, इसलिए वो संक्रमण को और अब दरवाजे पर उनका एक झुंड है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। क्लाउडियो ने उसे गिरा दिया और इसके बजाय मार्सेलो की राइफल पकड़ ली, जिसका उपयोग वो हर उस ज़ॉम्बी को गोली मारने के लिए करता है जिस तक वो पहुंच सकता है। प्रत्येक शॉट का प्रभाव उसके शरीर को पीछे धकेलता है जब तक कि वो दीवार से नहीं टकराता, और अंतिम शॉट उसके सिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ क्षण बाद वो जागता है जब वो दालान में आवाजें और गोलियों की आवाज सुनता है। फर्श पर पड़े शवों को छोड़कर कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता। उसका फोन भी बज रहा है, लेकिन ये सिर्फ सुबह 7 बजे का अलार्म है। क्लाउडियो उसे बंद कर देता है, लेकिन फिर उसका फोन फिर से बजता है। इस बार यह एक वास्तविक कॉल है। उसे खुशी होती है जब वो लोरेना की आवाज सुनता है, जो वास्तव में जीवित और स्वस्थ है। पता चलता है कि उसे घर से बाहर भागना पड़ा था और सेना ने उसे बचा लिया। जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो कॉल अचानक बंद हो जाती है, लेकिन क्लाउडियो के लिए ये फिर से भागने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा है। वो रेलिंग पकड़ता है और दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले लिफ्ट के टुकड़े को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही कोण पर उस तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वो मार्सेलो के शरीर को घसीटता है और बीच में पहुंचने के लिए उस पर कदम रखता है। अपने हाथ से दरवाजे को पकड़ता है, वो टुकड़े को पकड़ने और उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो दरवाजे को पूरी तरह से धकेल सकता है और गैप को चौड़ा कर सकता है। कुछ कष्टदायक घंटों के बाद क्लाउडियो आखिरकार आजाद हो जाता है। वो बचा हुआ पानी पीता है, लिफ्ट से बाहर निकलता है और दालान तक पहुंचने के लिए कुछ ज़ॉम्बी की लाशों पर कदम रखता है। फर्श पर अपनी घड़ी खोजने के बाद वो नीचे जाने से पहले उसे अपनी जैकेट में रख लेता है। वो लॉबी में पहुंचता है और भी शव पाता है, जिसमें एक बिना पैर वाला ज़ॉम्बी भी शामिल है जो खुद को उसके पास खींचता है। क्लाउडियो राइफल का ट्रिगर खींचता है, लेकिन कोई गोली नहीं है बचा है, इसलिए वो अपने पैर से ज़ॉम्बी का सिर कुचल देता है। जैसे ही क्लाउडियो इमारत से बाहर निकलता है और रोम की सड़कों पर चलता है, वो देखता है कि हर जगह ज़ॉम्बी की लाशें हैं। वो जल्द ही एक पुल पर पहुंच जाता है जहां उसे महिला के बगल में जमीन पर दूध की एक बोतल मिलती है। उसे याद आता है कि उसकी पत्नी ने उसे काम के बाद दूध लाने के लिए कहा। इससे महिला जाग जाती है और उसका पैर पकड़ लेती है बोतल, इसलिए वह जाता है और बोतल का उपयोग करके अपना बचाव करने के लिए तैयार होता है।